चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल प्रारक्षण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए अथवा भारतवर्ष के प्रमुख जैवमंडल प्रारक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। जैवमंडल प्रारक्षण बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्थल होते हैं जहां पर पेड़ पौधे व जंतुओं प्राकृतिक यानी नेचुरल कम से कम प्रभावित, मिनिमली डिस्टर्ब, मानव द्वारा रूपांतरित, मैन मॉडिफाइड एवं अवनति प्राप्त डिग्रेडेड पारिस्थितिकी तंत्रों या वन्य जीवन को सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्थल है जहां पर पेड़ पौधे व जंतुओं प्राकृतिक कम से कम प्रभावित, मानव द्वारा रूपांतरित एवं अवनति प्राप्त पारिस्थितिकी तंत्रों व वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि नमूनों की जानकारी रखना, लंबे समय तक आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना, आधारी एवं व्यवहारिक अनुसंधान बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा देना, जैविक संसाधनों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई संभावनाओं को ढूंढना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व 4 बड़े समूहों को मिलाकर बना है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, अनुसंधान यानी रिसर्च, शिक्षण यानी एडुकेशन, स्थानीय सहभागिता यानी लोकल इन्वॉल्वमेंट। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के कार्यान्वयन के लिए BRP निसंदेह एक अत्युत्तम विधि है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्शन BRP 1985 में विश्व के 65 देशों में 243 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो 115 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र घेरते थे। 193 भौगोलिक क्षेत्रों में केवल 90 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आज के दशक में UN के 193 देशों में भौगोलिक क्षेत्रों में केवल 90 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बचे हुए 103 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्शन BRP का निर्माण अभी होना है। जैवमंडल प्रारक्षण के प्रक्षेप। जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत प्राकृतिक यानी नेचुरल, कम से कम अशांत, मिनिमली डिस्टर्ब, मनुष्यों द्वारा रूपांतरित, मैन मॉडिफाइड और अवनति प्राप्त डिग्रेडेड पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। प्रबंधन के उद्देश्य से बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा जाता है। कोर क्षेत्र, कोर जोन, यह प्राकृतिक एवं कम से कम अशांत पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वानिकी क्षेत्र, फॉरेस्ट्री जोन, इसके अंतर्गत मनुष्य निर्मित वनों और चुनिंदा निर्जन क्षेत्र, फैलिंग एरियाज आते हैं जहां के वनों को काट दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र, टूरिज्म जोन, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिन्हें पर्यटन, शिक्षण तथा ट्रेनिंग के लिए चिन्हित किया गया है। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर जोन, इसके अंतर्गत अवनति प्राप्त डिग्रेडेड क्षेत्र आता है जिसे फिर से प्राकृतिक यानी नेचुरल या अधिकतम प्राकृतिक बनाया जाता है। विश्व का भारतीय भाग 8 से 38 डिग्री नॉर्थ तथा 60 से 97.5 डिग्री ईस्ट जैव विविधता की दृष्टि से बहुत विपुल है। एक औसत के अनुसार यहाँ जंतु और पौधों की 45,000 जातियाँ हैं। अधिकांश जातियाँ विशेष क्षेत्रीय हैं। देश के फ्लोरा और फौना के संरक्षण के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लागू किया गया। इन प्रयासों का स्थान फिर राष्ट्रीय मैन एंड बायोस्फीयर समिति, नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी MAB ने ले लिया। इंडियन MAB कमेटी ने 1979 में बायोस्फीयर रिजर्व की तरह सुरक्षित रखने के लिए 13 प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्रों को चुना है। उनकी सारणी देख लेते हैं। भारतवर्ष के जैवमंडल प्रारक्षण कौन है, कहाँ पर, 13 है टोटल। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की पुष्पों की घाटी उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। फूलों की घाटी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। थार मरुस्थल राजस्थान। मानस आसाम में। कच्छ के छोटे रन गुजरात। अंडमान के उत्तरी द्वीप समूह अंडमान निकोबार। नंदा देवी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। काजीरंगा असोम या असम। कान्हा किसली
मध्य प्रदेश, नौकरेक टूरा रेंज मेघालय, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, तीनों जगह पे नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखेंगे। भारतवर्ष का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में की गई। इसका क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1988 में चिन्हित किया गया। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व तीसरा है तथा अंडमान चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है। 1992 जून तक हमारे देश में लगभग 7 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी थी। नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में, मन्नार की जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, मानस असम में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। जैव विविधता के संरक्षण पर एक लेख लिखिए अथवा जैव विविधता के इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण पर निबंध लिखिए अथवा जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण। उत्तर देखेंगे। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्राथमिक संपदा के रूप में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतु जगत के संतुलित संख्या अनुरक्षित करना पृथ्वी पर भावी संतुलन के लिए आवश्यक है। प्राथमिक संपदा के रूप में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं जगत की संतुलित संख्या अनुरक्षित करना पृथ्वी पर भावी संतुलन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस पादप एवं जंतु जगत की विविधता में मानव का अस्तित्व निर्भर है। मानव एवं वन्य जीवों का संबंध प्राचीन रहा है। जब मानव पूर्णतया प्राकृतिक आवासों पर निर्भर था, मानव प्राचीन काल में जिन जीवों पर या जिन जीवों से भयग्रस्त था, आज उन पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन यह विजय मानव एवं वन्य जीवों के मध्य एक द्वंद्व, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले चुकी है। जब मानव ने तीव्रता से इनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया तथा इनकी संख्या में तीव्रता से कमी कर दी, जिसके कारण आज जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। विश्व में प्राकृतिक या प्रकृति के संरक्षण का आरंभ सर्वप्रथम ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने किया था। प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर लगाए गए अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम आज भी उनके शिलालेखों के रूप में सुरक्षित हैं। इसके उपरांत बाबर ने बाबरनामा तथा जहांगीर जैसे सम्राटों ने आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख किया है। अतः वन्य जीव एवं वन्य जीवों के प्रति प्रेम और आदर भावना भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। यथापि यहाँ वन्य प्राणियों का तीव्रता से ह्रास हो रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण के कारण, रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण एवं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से जैव विविधता का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। परस्पर निर्भरता के कारण, रीजंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। प्रकृति में कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र तथा प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में सैकड़ों पादप एवं जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक कारक का अस्तित्व तभी संभव होता है जबकि दूसरा कारक भी सुचारू रूप से कार्य करे। पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस। मनुष्य अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकृति में उपस्थित जीवों पर निर्भर है। मनुष्य प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों एवं जंतुओं के उत्पादों का उपयोग करते हैं। ईंधन के लिए लकड़ी, शिकार के लिए जानवर, भोजन प्राप्ति हेतु पादप आदि की सतत उपलब्धता तभी संभव होगी जब प्रकृति के इन जीवों और पौधों की जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। इस प्रकार जैव विविधता का उपभोग्य महत्व, कंजम्पटिव वैल्यू है। जैव विविधता का अनउपभोग्य महत्व, नॉन कंजम्पटिव वैल्यू भी होती है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, पक्षी निरीक्षण, बर्ड वॉचिंग और वन्य जीवन पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ऐसी क्रियाएं हैं जिनका उपयोग लाखों लोग करते हैं और जिसके कारण हजारों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पारिस्थितिकी कारण, इकोलॉजिकल रीजन्स। जैव विविधता पारिस्थितिकी दृढ़ता, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का एक प्रमुख भाग है और पारिस्थितिकी दृढ़ता इसलिए आवश्यक है कि इस पर हमारा आर्थिक, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल जैविक जीवन निर्भर है। इसका मूल्य
किसी मानक आर्थिक भाषा स्टैंडर्ड इकोनॉमिक लैंग्वेज में नहीं आंका जा सकता। जैव विविधता के अभाव में पारिस्थितिकी दृढ़ता के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो निश्चित ही हमारे लिए भी होगा। जीव विज्ञानीय कारण बायोलॉजिकल रीजन्स। जैव वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पादपों प्लांट्स जंतु एनिमल्स, कृषि पौधों कल्टीवेटेड प्लांट्स तथा पालतू जंतुओं डोमेस्टिक एनिमल्स व उनके जंगली संबंधियों वाइल्ड लाइफ रिलेटिव्स का संरक्षण न करना हमारा बहुत बड़ा अनुत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहुत से पादप वास्तव में बहुत मूल्यवान है क्योंकि वे औषधियों मेडिसिन पेस्टिसाइड्स भोजन फूड तेल ऑयल औद्योगिक उत्पादों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और जीन्स का स्रोत है। जीन्स यानी ह्यूमन जीन्स भी होता है, पौधों के जीन्स होते हैं। जब हम जैव विविधता को संरक्षित करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम भविष्य में जीने के लिए वैकल्पिकता को बनाए रखते हैं। वी मेंटेन अवर ऑप्शंस। जैव विविधता संरक्षण के उपाय मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व को देखते हुए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अग्रलिखित 3 स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता के संरक्षण से उस जाति का संरक्षण संभव होता है। जाति विविधता का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा किया जा सकता है। इन सीटू संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोनों प्रकार के संरक्षण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन सीटू संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों ओरिजिनल हैबिटेट में ही किया जाता है। हमारे देश के जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सन 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है, जो कि वन्य जीव एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाती है। राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क की सहायता से, अभ्यारण्यों सेंचुरीज की सहायता से, प्राणी उद्यानों जूलॉजिकल पार्क की सहायता से। 1992 जून तक हमारे देश में लगभग 73 राष्ट्रीय उद्यान, 41 अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या शरण स्थल सेंचुरीज स्थापित थे। भारत सरकार ने जीव जंतुओं को उनके स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिबंधित विकास अनहिंडर्ड इवोल्यूशन हेतु 7 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है। पिछले कुछ वर्षों में भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र और फ्रेजाइल इकोसिस्टम जैसे वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स की सुरक्षा के कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। वेटलैंड्स, मैंग्रोव और कोरल रीफ पर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी बनाई गई जिसने 16 वेटलैंड, 15 मैंग्रोव क्षेत्र और 4 कोरल रीफ क्षेत्रों की पहचान भी की। बात करते हैं एक्स-सीटू संरक्षण एक्स-सीटू कंजर्वेशन की। यह जैव विविधता के संरक्षण की वह विधि है जिसमें जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को एवं उनकी विविधता का संरक्षण उनके मूल आवास स्थान से दूर ले जाकर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, स्थलों, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। सामान्यतः एक्स-सीटू संरक्षण निम्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों के द्वारा किया जाता है। वनस्पतिक उद्यानों बॉटैनिकल गार्डन्स की स्थापना द्वारा, कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा, वानिकी अनुसंधान संस्थानों के द्वारा, अजायब घरों की स्थापना द्वारा, जू की स्थापना के द्वारा। एक्स-सीटू संरक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बीज बैंक, सीड बैंक कहलाता है, जीन बैंक, इनविट्रो संग्रहण, इनविट्रो स्टोरेज विधि। जीन बैंक की बात करते हैं। वनस्पतिक उद्यानों में बहुधा ऐसे पौधे हैं जिन्हें प्रभावी जीन बैंक माना जा सकता है। इनमें एक ही जाति के कई पौधे बहुत अधिक संख्या में हैं जो ज्ञात वाइल्ड लाइफ विविधता नॉन वाइल्ड डाइवर्सिटी के बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें संरक्षण के उद्देश्य से संभाल कर रखा गया है। बीज बैंक, सीड बैंक की बात करते हैं। फील्ड जीन बैंक के साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं। इनको प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता है। ये रोग के प्रति संवेदनशील या ससेप्टेबल होते हैं और संस्थान की कार्यशैली में कमजोरी के कारण कभी कभी असावधानी का शिकार भी बनते हैं। किंतु फिर भी कई जातियों और कई परिस्थितियों में केवल जीन बैंक ही महत्वपूर्ण जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए एकमात्र विकल्प है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव
या रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों को दीर्घावधि तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। एक्सीटू संरक्षण, एक्सीटू कंजर्वेशन के लिए सीड बैंक्स सबसे अधिक प्रभावशाली, इफेक्टिव तथा कार्यक्षम यानी एफिशिएंट विधि होती है। एक सीड बैंक को लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। सीड बैंक में बीजों की सावधानी पूर्वक देखभाल, उनकी जीवन क्षमता का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ सीड वायबिलिटी समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि बीज की जीवन क्षमता पहले निर्धारित की गई क्षमता से कम हो जाती है तो नए बीज को एकत्रित नहीं किया जा सकता। कई उष्णकटिबंधीय जातियाँ, ट्रॉपिकल स्पीसीज ऐसी होती है जिनके बीजों में प्राकृतिक सुप्तावस्था, नेचुरल डॉर्मेसी नहीं पाई जाती और वे बहुत ही कम समय तक जीवन सक्षम रह पाते हैं। यदि उन्हें जल्दी ही अंकुरित ना होने दिया जाए तो वे मर जाते हैं। ऐसे बीजों को दुशास्य बीज, जिसको हम रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कहते हैं, कहा जाता है। दुशास्य बीज क्या कहलाते? रिकैल्सिट्रेंट। ऐसी जातियां, स्पीसीज जिनमें दुशास्य बीज पाए जाते हैं, जिसको हम रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कहते हैं, और वे जो साधारणतः बीज उत्पादित नहीं करती, का फील्ड जीन बैंक में पौधों को उगाकर या जीवंत संग्रहक लिविंग कलेक्शंस की तरह से एक्स-सीटू संरक्षण किया जाता है। भारत में फसली पौधों के आनुवंशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज का संग्रहण, कलेक्शन का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली, जिसको हम NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इन विट्रो संग्रह, जिसको हम इन विट्रो स्टोरेज कहते हैं। जंगली वनस्पति जात, वाइल्ड फ्लोरा को परिरक्षण, प्रिजर्वेशन का एक और महत्वपूर्ण तरीका है जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह है इन विट्रो संग्रहण। इन विट्रो अर्थात वास्तव में ग्लास में, इन विट्रो लिटरली इन ग्लास। जर्म प्लाज्म के संग्रहण, स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म के अंतर्गत पौधों का संग्रहण प्रयोगशाला परिस्थितियों, लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है। ग्लास कह लो या फ्लास्क कह लो, तो इन विट्रो स्टोरेज ग्लास में की जाती है, एक फ्लास्क में की जाती है। जर्म प्लाज्म संग्रहण के लिए इन विट्रो पौधों को प्रविभाजी सीड्स, मेरी स्टेम टिप्स, कलिका बर्ड्स तथा तना शीर्ष स्टेम टिप्स द्वारा उगाया जाता है और परीक्षण नलिका टेस्ट ट्यूब में इनको विभाजन द्वारा बढ़ाया जाता है। इन विट्रो विधियाँ किसी जाति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उपयुक्त होती है, विशेष रूप से उन जातियों के लिए जिनमें दुशास्य बीज होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं और इन्हें सीड बैंक्स में नहीं रखा जा सकता है। भारत में कई टैक्सा विट्रो अवस्था, विट्रो स्टोरेज में संभाल के रखे गए। भारत में कई जगह ऐसे इन विट्रो अवस्था में बीजों को संभाल कर रखा गया है। धन्यवाद।